डियर स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स के जो विभिन्न प्रकार के पाथवेज हैं जो इस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं और ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आगे के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने का काम करता है, उनसे रिलेटेड जो तीनों पाथवेज हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तीन प्रकार के एक्टिवेटिंग पाथवेज होते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से रिलेटेड। पहला क्लासिकल पाथवे है जिसमें सी रिएक्टिव प्रोटीन्स सम्मिलित होती हैं। दूसरा लेक्टिन पाथवे कहलाता है जिसमें मेनोज या मेनिन बाइंडिंग लेक्टिन, जिसे हम शॉर्ट में MBL भी कहते हैं, इंक्लूड होती है। मेनिन बाइंडिंग लेक्टिन या मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन। मेनोज एक शुगर है, उस मेनोज या मेनिन एक्चुअली मेनोज का पॉलीमर है। तो इस शुगर से रिलेटेड जो लेक्टिन है इस शुगर को बाइंड करती है, उससे रिलेटेड ये पाथवे होता है, इसलिए इस पाथवे का नाम लेक्टिन पाथवे है। इसको MBL पाथवे भी कहा जाता है। एक तीसरा पाथवे है जिसको हम ऑल्टरनेटिव पाथवे कहते हैं, जिसमें कुछ सीरम फैक्टर्स लाइक फैक्टर B, फैक्टर D या फैक्टर P जो है वो इंक्लूड होती हैं। तीनों पाथवेज की जो शुरुआत है वो अलग होती है, लेकिन एक पॉइंट पर जाकर के तीनों पाथवेज मिल जाते हैं और उसके बाद में एक सेम सीक्वेंस के साथ में आगे की प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। जो इनकी शुरुआती जो सीरीज़ है, शुरुआती जो सीक्वेंस है वो तीनों की अलग अलग होती है, लेकिन एक पॉइंट पर जाकर मिलने के बाद में ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी मेम्ब्रेन पर छेद कर देते हैं और उन छेद करने की वजह से वहाँ पे जो ऑस्मोसिस है वो उनका होने लगता है और उनके अंदर का जो लिक्विड है वो बाहर आने लगता है, जिसके फलस्वरूप वो जो सेल है वो उसका लाइसिस हो जाता है और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की किलिंग के लिए ये प्रोसेस होती है, जिसकी शुरुआती प्रोसेस में ये तीनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। एक पॉइंट के बाद में ये तीनों लगभग एक जैसे ही काम करते हैं। इनका जो मेन फोकस है वो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स मैग का निर्माण करना है, जो फाइनली उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर छिद्र उत्पन्न करे, पोर्स उत्पन्न करे और उसे किल कर दे। फाइनली जो इसका जो मोटिव है वो क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारना। क्लासिकल पाथवे, जो पहला पाथवे है उसका नाम है क्लासिकल पाथवे। इट इज़ एंटीबॉडी डिपेंडेंट पाथवे एंड ट्रिगर्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स और बाय बाइंडिंग ऑफ द एंटीबॉडी टू द एंटीजन प्रेजेंट ऑन द टारगेट सेल सरफेस। जो भी टारगेट सेल की सरफेस है, जो भी सेल है जो हमारी टारगेट है, उस सेल की सरफेस पर जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, यहाँ पर क्लासिकल पाथवे में एंटीबॉडीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंटीबॉडीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट भी कह सकते हैं। हम इसको इनेट इम्यूनिटी का पार्ट नहीं कहेंगे, हम इसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट कहेंगे, क्योंकि इस पाथवे में एंटीबॉडीज़ की आवश्यकता होती है और ये एंटीबॉडीज़ एंटीजन से जुड़ती हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है और उसके बाद ये फाइनली उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का कार्य करती है। ऑल्टरनेटिव पाथवे, ये एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट पाथवे है, मतलब इस पाथवे के अंदर एंटीबॉडीज़ के निर्माण की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये इम्यून सिस्टम के जो इनेट मैकेनिज्म वाला पार्ट होता है, इनेट इम्यूनिटी या इनेट मैकेनिज्म के तहत ये काम करता है, जिसमें एंटीबॉडीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। अगर एंटीबॉडीज़ नहीं भी बन रही है तो भी ये वाला पाथवे काम करेगा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारेगा। तो जब तक एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तब तक ऑल्टरनेटिव पाथवे या जो लेक्टिन पाथवे है उनके थ्रू ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम काम करता है। इनको एक्टिवेट करने के लिए बैक्टीरियल सेल सरफेस के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी आवश्यकता होती है। लेक्टिन पाथवे, इट इज़ ऑल्सो एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट पाथवे। ये भी एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट पाथवे है, इसमें भी एंटीबॉडीज़ की आवश्यकता नहीं होती है और इसलिए ये भी इम्यून सिस्टम के इनेट मैकेनिज्म का एक पार्ट है। इनेट मैकेनिज्म के तहत ये काम करता है, मतलब जब तक एंटीबॉडीज़ नहीं बनती हैं तब तक जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो लेक्टिन पाथवे के तहत या ऑल्टरनेटिव पाथवे के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का काम करेगा या पैथोजन को मारने का काम करेगा। जब
ये काम कर रहे हैं तब तक धीरे धीरे उस एंटीजन के खिलाफ जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ हैं उनका निर्माण हो जाता है और फिर क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट हो जाता है और क्लासिकल पाथवे भी काम करना शुरू कर देता है। कुछ मामलों में ये क्लासिकल पाथवे से रिजेंबल करता है, समानता रखता है। स्टेजेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो एक्टिवेट कैसे होता है, उसके क्या क्या स्टेजेस हैं, क्या क्या चरण हैं। 3 मेन स्टेजेस इन द एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट बाय एनी पाथवे। तीनों पाथवेज, जैसे मैंने बताया, तीनों पाथवेज की जो शुरुआत है वो अलग अलग होती है, लेकिन फाइनली जो इनके मोटिव हैं वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ C3 कन्वर्टेज। तीनों पाथवेज का मुख्य फोकस होता है कि C3 कन्वर्टेज बने। C3 कन्वर्टेज एक एंजाइम है और ये C3 जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है उसको एक्टिवेट करने का काम करता है। C3 को स्प्लिट करेगा, तोड़ेगा, 2 भागों में बांट देगा, C3A और C3B। जैसे कि हमने पिछले अपने वीडियो में चर्चा की थी कि जितनी भी ये कॉम्प्लीमेंट C प्रोटीन्स हैं ये जब एक्टिवेट होती है तो पूरा एक कैस्केड चलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ब्लड क्लॉटिंग के दौरान चलता है, रक्त के थक्के के निर्माण के वक्त चलता है। एक प्रोटीन एक्टिवेट होती है वो अगले को एक्टिवेट करने का कार्य करती है। एक एक्टिवेट होगी, एक्टिवेट कैसे होगी, टूटने से एक्टिवेट होती है। जैसे कि C2 है वो टूटेगा तो C2A और C2B में बदलेगा। C3 है वो टूटेगा, C3A और C3B में बदलेगा। दोनों जब प्रोटीन जब टूटती है तो 2 भागों में बढ़ जाती है, एक फ्रेगमेंट बड़ा होता है, एक फ्रेगमेंट छोटा होता है। जनरली जो है वो बी वाला फ्रेगमेंट है वो बड़ा होता है और ए वाला छोटा होता है और वो डिफ्यूज़ हो जाता है। जो छोटा वाला है वो डिफ्यूज़ हो जाता है, एक लोकल इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। C2 यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। तो इनके तीनों पाथवेज का जो मेन फोकस है वो C3 कन्वर्टेज एंजाइम का निर्माण करना है। इसके अलावा C5 कन्वर्टेज एंजाइम का निर्माण करना है और अंततः मैक यानी मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करना है। सबसे पहले ये C3 कन्वर्टेज का निर्माण करेंगे तीनों के तीनों पाथवेज, उसके बाद में ये C5 कन्वर्टेज का निर्माण करेंगे और फाइनली ये मैक मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेंगे। The initiation and formation of C3 convertase are different in classical and alternative pathway। मतलब C3 convertase से पहले का जो इनका पाथवे है या कैस्केड है वो अलग अलग होता है। इसके बाद में C3 convertase बन गया, इसके बाद में ये तीनों सिमिलर तरीके से काम करेंगे तीनों पाथवेज। तो ये थोड़ा अलग होता है, C3 convertase बनने तक का जो सफ़र है वो अलग होता है। These then follow the parallel route to merge at C5 convertase। कैसे भी तीनों पाथवे अलग अलग तरीके से C3 कन्वर्टेज बना लेंगे, उसके बाद में ये C5 कन्वर्टेज बनाएंगे, उसके बाद में ये मैक बनाएंगे और प्रोटीन जो हमारा पैथोजन है उसमें छेद करके छिद्र उत्पन्न करके पोर्स बना करके उसको किल करने का काम करेंगे। तो C3 से पहले तीनों पाथवेज अलग अलग हैं, फाइनली ये तीनों पाथवेज एक जगह पे मिलते हैं, वो कहाँ पर, C3 कन्वर्टेज के निर्माण के दौरान। और फिर ये सेम C5 कन्वर्टेज बनाएंगे और C5 कन्वर्टेज से फाइनली मैक का निर्माण करेंगे। All 3 pathways lead to the production of C3b molecule, the central molecule of the complement cascade। तीनों जो पाथवेज हैं वो फाइनली C3b मॉलिक्यूल, जो सेंट्रल मॉलिक्यूल हम इसको कह सकते हैं, केंद्रीय अणु, क्योंकि तीनों का जो मेन फोकस है तीनों पाथवेज का वो कहाँ आकर के मिलता है, C3b पे, इसलिए हम इसको सेंट्रल मॉलिक्यूल कह सकते हैं। तो तीनों पाथवेज जो हैं वो C3b का निर्माण करते हैं। The presence of C3b on the surface of a microbe marks it as foreign and target it for destruction। जैसे ही C3b का निर्माण होता है माइक्रोब की सरफेस पे, जैसे ही C3b की प्रेजेंस दिखती है उस माइक्रोब को फॉरेन मान लिया जाता है। जैसे ही उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सरफेस पे C3 मॉलिक्यूल आ जाता है वैसे ही उस मॉलिक्यूल को क्या मान लिया जाता है, विदेशी मान लिया जाता है, फॉरेन मान लिया जाता है और तुरंत फिर उसको मारने के लिए क्रियाएं होती हैं, उसको डिस्ट्रक्ट करने के लिए टारगेट बना लिया जाता है। C3b हैज़ 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। इस C3b जो सेंट्रल मॉलिक्यूल है C3b, इसके 2 मुख्य कार्य होते हैं। कौन कौन से, एक तो ये और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के साथ में मिलकर के C5 कन्वर्टेज एंजाइम का निर्माण करेगा।
It combines with other complement components to generate C5 convertase, the enzyme that leads to the production of membrane attack complex. तो ये मैग के निर्माण के लिए जो सब उससे पहले C5 कन्वर्टेज है उसको बनाने का काम करता है. It opsonizes bacteria because phagocytes have receptors for C3b on their surface. दूसरा ये C3b मॉलिक्यूल क्या काम करता है, ये ऑप्सोनाइजेशन की प्रोसेस को भी प्रमोट करता है. ऑप्सोनाइजेशन की प्रोसेस को भी प्रमोट करता है. C3b एक ऑप्सोनिन मॉलिक्यूल होता है. ऑप्सोनिन वो मॉलिक्यूल होते हैं जो एक तरफ बैक्टीरिया से जुड़ जाते हैं और दूसरी तरफ फैगोसाइटिक मॉलिक्यूल से जुड़ जाते हैं. फैगोसाइटिक मॉलिक्यूल्स जैसे न्यूट्रोफिल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं. तो एक तरफ तो ये ऐसे फैगोसाइट्स सेल्स जो हैं उनसे जुड़ गए और दूसरी तरफ ये बैक्टीरिया से जुड़ गए, तो आसानी होती है फैगोसाइटिक सेल्स जो है. और लगभग जो फैगोसाइटोसिस की जो प्रोसेस है ऑप्सोनाइजेशन की वजह से लगभग 1000 गुना बढ़ जाती है. अगर हम बिना ऑप्सोनिन मॉलिक्यूल के अगर फैगोसाइटोसिस किसी कोशिका या किसी रोग कारक का भक्षण कर रहा है, उसकी तुलना में ऑप्सोनिन की उपस्थिति में यह प्रक्रिया 1000 गुना लगभग 1000 गुना बढ़ जाती है. इस प्रोसेस को ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं. तो C3b मॉलिक्यूल एक ऑप्सोनिन मॉलिक्यूल है और ये ऑप्सोनाइजेशन प्रोसेस को प्रमोट करने का काम करता है. Convertase is altered C protein which acts as a proteolytic enzyme for another C component. जैसे हम बात कर रहे हैं C3 convertase की या C5 convertase की, तो convertase क्या है? convertase एक एक्चुअली एक C प्रोटीन है जो जैसे ही खुद ऑल्टर होती है वो अगले C कंपोनेंट को के प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के लिए काम करती है. मतलब अगले C कंपोनेंट को तोड़ने का काम करती है. खुद C प्रोटीन चेंज हो जाती है और अगले वाले जो C प्रोटीन है, जो C कंपोनेंट है, उसको तोड़ने का काम करती है, उसका प्रोटियोलाइसिस करती है. हम इस डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे क्लासिकल पाथवे, लेक्टिन पाथवे और ऑल्टरनेटिव पाथवे तीनों दिखाई दे रहे हैं. क्लासिकल पाथवे में यहाँ पे ये C1 मॉलिक्यूल है. C1 मॉलिक्यूल जो है वो खुद बन गया है. C1 के भी छोटे छोटे सब यूनिट्स होते हैं जैसे कि Q, R2, S2, बट आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है. यहाँ पे C1 जो है वो खुद एक्टिवेट होकर के C1 एक्टिवेटेड, यहाँ पे पहले ये डीएक्टिवेटेड है. एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स जैसे ही बना, आपको पहले ही बताया कि क्लासिकल पाथवे में एंटीबॉडीज़ की आवश्यकता होती है. यहाँ पे एंटीबॉडीज़ की रिक्वायरमेंट होती है और इसलिए हम इसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी या उपार्जित प्रतिरक्षा का भाग मानते हैं. अगर ये क्वेश्चन आ जाता है किसी भी एग्ज़ाम में कि इन तीनों में से कौन सा एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है, ऑल्टरनेटिव पाथवे, लैक्टिन पाथवे या क्लासिकल पाथवे, तो उत्तर क्या होना चाहिए? क्लासिकल पाथवे, क्योंकि क्लासिकल पाथवे में एंटीबॉडीज़ की आवश्यकता होती है और जहाँ एंटीबॉडीज़ की आवश्यकता है इसका मतलब ये इनेट नहीं हो सकता, सहज नहीं हो सकता, उपार्जित है. तो ये उपार्जित प्रतिरक्षा का भाग होता है. एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जैसे ही बनता है, इनके बनने से जो C1 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है वो क्या हो जाएगी? एक्टिवेट हो जाएगी. ये एक्टिवेट हो करके दो काम कर रही है. क्या क्या? एक तो C4 प्रोटीन को स्प्लिट कर रही है, तोड़ रही है, और दूसरा C2 को भी तोड़ रही है, C2 को भी इसका भी स्प्लिट कर रही है. तो इसमें क्या होगा? C4A जो है वो छोटा पार्ट है वो डिफ्यूज़ हो जाएगा और C4 भी लार्ज फ्रेगमेंट है, बड़ा फ्रेगमेंट है, ये आगे प्रयुक्त होगा. एक्सेप्शनली C2 के अंदर क्या होता है? C2A जो होता है वो छोटा पार्ट होता है, वो डिफ्यूज़ हो जाता है, और C2B जो है वो छोटा पार्ट है, वो डिफ्यूज़ हो जाता है, और C2A जो है वो बड़ा पार्ट है, वो इसमें जुड़ जाता है. तो आप देख रहे हैं C4B और C2A मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं. उस कॉम्प्लेक्स का क्या नाम है? C4B2A. मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे ही कोई एंजाइम बन जाता है हम इसको प्रदर्शित करने के लिए इसके ऊपर बार लगा देते हैं, एक लाइन खींच देते हैं, जिससे पता चले कि एक कॉम्प्लेक्स है और एक एंजाइम की तरह काम कर रहा है, ये कन्वर्टेज की तरह काम कर रहा है. कौन से कन्वर्टेज की तरह काम कर रहा है? ये C3 कन्वर्टेज की तरह काम कर रहा है. C3 कन्वर्टेज की तरह ये काम कर रहा है. C4B2A इज कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू C3 कन्वर्टेज. और C3 कन्वर्टेज का मुख्य कार्य क्या होगा? C3 मॉलिक्यूल को तोड़ना और उसको एक्टिवेट करना.
जिसके फलस्वरूप C3A और C3B बनेंगे। C3A छोटा फ्रेगमेंट है, वहीं डिफ्यूज़ हो जाएगा, लोकल इन्फ्लामेशन प्रदर्शित करेगा, और C3B जो है वो अभी जैसे बात की थी कि वो एक सेंट्रल मॉलिक्यूल होता है। इसी प्रकार से ये MBP वाला है, लैक्टिन पाथवे। लैक्टिन पाथवे में मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ये माइक्रोब की सरफेस पर होती है। मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन जो लैक्टिन है ये एक्टिवेट करती है, जैसे ये दिखती है ये एक्टिवेट करती है, और इसके होने की वजह से यहाँ पर ये सीधे C4 और C2 मिलकर के C3 कन्वर्टेज का निर्माण करा लेते हैं, और ये C3 कन्वर्टेज भी यहाँ पे क्या बनाएगा, C3 को एक्टिवेट करेगा और C3B मॉलिक्यूल जो सेंट्रल मॉलिक्यूल है उसका निर्माण करेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन पाथवे के अंदर आप देख रहे हैं कि कहीं भी हमको एंटीबॉडीज़ की आवश्यकता नहीं हुई है। इसका मतलब ये इनेट पाथवे है, ये इनेट मैकेनिज्म है इम्यून सिस्टम की। तीसरा पाथवे ऑल्टरनेटिव पाथवे। ऑल्टरनेटिव पाथवे में फैक्टर डी, जो फैक्टर डी है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये फैक्टर डी जो है ये सीधे ही माइक्रोब की सरफेस पे ये जो C3B सेंट्रल मॉलिक्यूल है उसको एक्टिवेट करता है, और यहाँ पे C3B कन्वर्टेज का निर्माण करता है। C3B कन्वर्टेज भी सीधे के सीधे C3B सेंट्रल मॉलिक्यूल को बना लेगा। C3B बनते ही तीनों में आप देख रहे हैं कि कॉमन क्या हो रहा है, C3B बन रहा है। ये C3B जो है वो C5 कन्वर्टेज का निर्माण करेगा। C5 कन्वर्टेज क्या करेगा, C5 को तोड़ेगा और C5B बनाएगा। यहाँ पे अच्छा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तो C3B BB3B को हम C5 कन्वर्टेज कह रहे हैं, जबकि इस वाले दोनों पाथवेज में मतलब माइक्रोबियल सरफेस वाले लैक्टिन पाथवे में और क्लासिकल पाथवे में C4B2A3B का जो कॉम्प्लेक्स है उसको हम C5 कन्वर्टेज कहते हैं। मतलब कॉम्प्लेक्सेस अलग अलग हैं लेकिन फाइनली इनको हम कह रहे हैं क्या, C5 कन्वर्टेज। ये एंजाइम एक एंजाइम की तरह ही कार्य करते हैं, और वो कार्य क्या होता है, वो कार्य C5 मॉलिक्यूल को तोड़ना और उसको एक्टिवेट करना है इनका फाइनली मोटो। कॉम्प्लेक्सेस की थोड़ी सी स्ट्रक्चर अलग अलग है, किसमें, ऑल्टरनेटिव पाथवे में और लैक्टिन और क्लासिकल पाथवे में। लैक्टिन और क्लासिकल पाथवे में तो ये कॉम्प्लेक्स C4B2A3B के थ्रू बना है, और ऑल्टरनेटिव पाथवे में यही C5 कन्वर्टेज एंजाइम जो है वो C3B कैपिटल BB3B कॉम्प्लेक्स के थ्रू बना है। बट फाइनली इन दोनों का स्ट्रक्चर भले ही अलग हो पर कार्य एक ही होता है, और वो है C5 को कन्वर्ट करना, C5 को एक्टिवेट करना। तो ये C5 को तोड़ते हैं C5A और C5B में। अब जैसे ही ये कन्वर्ट हुआ, टूटा, तो C5A क्या है, छोटा मॉलिक्यूल है, डिफ्यूज़ हो जाएगा, और C5B के साथ C6 C7 C8 C9 ये बनते हैं। ये बनते ही ये बना लेते हैं C5B 6 7 8 9, और ये सारा कॉम्प्लेक्स है मैक। इसको हम कहते हैं मैक यानी मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स क्लासिकल पाथवे की हमने बात की थी। द क्लासिकल पाथवे, इस पाथवे में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स मेन एक्टिवेटर की तरह काम करता है, एक उत्प्रेरक की तरह काम करता है। It is activated by the formation of soluble antigen antibody complex or binding of antibody IgM और IgG to antigens on a target cell। या तो कोई soluble antigen antibody complex बन जाए, वो भी एक उत्प्रेरक की तरह काम करेगा, या फिर टारगेट सेल पर जो एंटीजन्स है उनके साथ में एंटीबॉडी जुड़ करके भी वो जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा वो भी एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करेगा। इसके अंदर इस पाथवे में मुख्यतः कौन कौन सी एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व होती हैं, मेनली इम्यूनोग्लोबुलिन M और इम्यूनोग्लोबुलिन G, IgG और IgM मुख्यतः क्लासिकल पाथवे में इन्वॉल्व होती हैं। C-reactive protein binds to the surface of many bacteria and are also activators। इसके अलावा कई बैक्टीरियाज के ऊपर उपस्थित C-reactive प्रोटीन्स भी उत्प्रेरक की तरह कार्य करती हैं। किसमें, क्लासिकल पाथवे में। लैक्टिन एंड ऑल्टरनेटिव पाथवे। द लैक्टिन एंड ऑल्टरनेटिव पाथवे are more important if infected by microorganism at the first time because the antibody
रिक्वायर्ड टू ट्रिगर द क्लासिकल पाथवे इज़ नॉट प्रेजेंट। मतलब अगर जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहली बार इन्फेक्ट करता है बॉडी में, तो ऐसे में क्योंकि उसके खिलाफ पहले से बनी हुई एंटीबॉडीज़ तो उपलब्ध है नहीं, तो ऐसे में लैक्टिन पाथवे और ऑल्टरनेटिव पाथवे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि वो पहले एक्टिवेट होंगे क्लासिकल पाथवे की तुलना में। सेकेंड टाइम अगर वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोबारा बॉडी में अटैक करता है, तब तो बॉडी में पहले से उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ उपलब्ध हैं, तब क्लासिकल पाथवे तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में पहली बार इन्फेक्ट हो रहा है, तो ऐसे में क्लासिकल पाथवे की बजाय लैक्टिन और ऑल्टरनेटिव पाथवेज जो है वो ज़्यादा सक्रिय होते हैं, ज़्यादा पहले सक्रिय होते हैं, तब ये ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। Therefore, the lactin pathway and the alternative pathway are participants of the innate mechanism of the immune system, while the classical pathway is participants of the acquired mechanism of the immune system. क्योंकि लैक्टिन और ऑल्टरनेटिव पाथवे में एंटीबॉडीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, तो यह सहज प्रतिरक्षा प्रणाली में आते हैं, के अंतर्गत आते हैं। वहीं क्लासिकल पाथवे में एंटीबॉडीज़ मुख्यतः कौन कौन सी, IgM और IgG मुख्य भूमिका निभाती हैं, और उन एंटीबॉडीज़ की उपस्थिति के कारण वह उपार्जित प्रतिरक्षा प्रणाली के अंतर्गत आता है। तो ये थे हमारे 3 डिफरेंट पाथवेज जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स के थे, जिनका मुख्य कार्य क्या होता है। इनका मुख्य कार्य होता है C5b678 कॉम्प्लेक्स का निर्माण करना। C9 मॉलिक्यूल जो होता है वो परफोरिन जो प्रोटीन है, परफोरिन, मुख्यतः परफोरिन प्रोटीन वो होती है जो पोर्स बना देती है, जिस मेम्ब्रेन के अंदर ऊपर जुड़ती है उसके अंदर पोर्स बना देती है और उसको किल करना शुरू कर देती है। तो C9 मॉलिक्यूल जो है वो भी परफोरिन की तरह उस होमोलॉजी होती है, काफ़ी कुछ मिलता जुलता उससे होता है। तो जैसे ये C5b678 जो है वो C9 से जुड़ते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो मेम्ब्रेन, बाइलेयर मेम्ब्रेन है, उस बाइलेयर मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट कर देते हैं, छेद कर देते हैं, भेद देते हैं, पेनिट्रेट कर देते हैं और फॉर्म्स, पोर्स का निर्माण करते हैं, पोर्स बना देते हैं। इट डिस्टर्ब द ऑस्मोटिक बैरियर लीडिंग टू स्वेलिंग एंड लाइसिस ऑफ ससेप्टेबल सेल्स। जिससे क्या होगा, ये वो जो ऑस्मोटिक बैरियर बना हुआ था उसको डिस्टर्ब कर दिया जाता है, और जिसके फलस्वरूप स्वेलिंग हो जाती है, और ससेप्टेबल सेल्स जो हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या पैथोजेंस हैं, उनका लाइसिस हो जाता है और वो टूट जाते हैं, जिसके फलस्वरूप जो हमारा पैथोजन है वो क्या हो जाता है, मर जाता है। और यही इसका मेन उद्देश्य होता है। होप आपको कॉम्प्लीमेंट सिस्टम समझ में आया होगा। थैंक यू।